हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 2 सितंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी के रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज ये पेपर 1 का टॉपिक है और ये पेपर 2 के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर 3 कर लीजिएगा, पेपर 3 का टॉपिक है ये। और आज स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स देखने को मिले हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। इससे लेक्चर्स की हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। एंड करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम से ही टेलीग्राम का भी एक चैनल है जिसको भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर मेरे नाम को सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। यहां पर बात हो रही है ओनम के बारे में। ओनम के बारे में बचपन से एनसीईआरटी में पढ़ते आ रहे हो कि केरला का ये काफी फेमस फेस्टिवल है और अभी ये फेस्टिवल देखने को मिला है, तो इसलिए ये टॉपिक हम लोग न्यूज में देख रहे हैं। तो ओनम फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है? जब चिंगम महीने की शुरुआत में, उसकी बिगिनिंग में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये चिंगम महीना कौन सा महीना है? तो सोलार मलयालम कैलेंडर, जिसको कोला वर्षम कहते हैं, यहां पर ये भी वाली बात भी याद रखना, कोला वर्षम क्या है? सोलार मलयालम कैलेंडर है, मलयालम कैलेंडर है। उसका जो पहला महीना होता है वो चिंगम हम लोग को देखने को मिलता है और चिंगम महीने की शुरुआत में ये ओनम फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। जनरली ये अगस्त या फिर सितंबर के महीने पर हर साल हम लोग को देखने को मिलता है। 10 दिनों का ये फेस्टिवल होता है और इस फेस्टिवल का जो आखिरी दिन होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट डे होता है, उसको हम लोग तिरुवोनम के नाम से जानते हैं। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी बेसिक डिटेल इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब कुछ और जानकारी देखते हैं इस फेस्टिवल से रिलेटेड। तो देखो गाइस, बताया ये जाता है कि ओनम के समय पर आत्मा जो है वो केरला के अंदर घूमती है। किसकी आत्मा? राजा महाबली की। तो ऐसा कहा जाता है काफी सारे लेजेंड्स के द्वारा कि राजा महाबली को जो है वो वेलकम किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है इस फेस्टिवल के तौर पर। और कहावत यह है कि राजा महाबली की आत्मा पूरे केरला में विजिट करती है ओनम के समय पे। और मुझे तो वैसे भी ये स्पिरिट वगैरह, भूत वगैरह से बहुत डर लगता है। मैं तो कभी नहीं आऊंगा, कभी मौका भी मिलेगा मुझे तो मैं पहले देख लूंगा कि केरला में अगर मुझे विजिट करना है तो ओनम ना हो, पता लगे राजा महाबली की आत्मा सामने आ जाए। राइट? तो ऐसी जो है वो कहावत हम लोग को एक प्रकार की देखने को मिलती है और आप लोग को इसके बारे में भी पता होना चाहिए, आइडिया जो है वो होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में भी। और धान की फसल का त्योहार भी ये कहा जाता है क्योंकि एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये इंडिया के अंदर। ओनम आप लोग जानते होंगे, पहले भी अपन ने कई बार पढ़ा हुआ है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स इंडिया में कौन से हैं। चलो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ 2-3 मतलब हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स के नाम जो जो आपको पता होंगे और किस प्रकार से ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस फेस्टिवल में लोग बाग जो है वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, अच्छा खासा सेलिब्रेशन होता है। ये साध्या, साध्या जो है वो, ये देखो आप, ये भोजन जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, तो ये साध्या है। तो ये प्रिपेयर किया जाता है। लोग जो है वो मतलब अलग अलग ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, जैसे कि रंगोली बनाई जाती है फूलों से, यानी कि फ्रेश फ्लावर से रंगोली बनाई जाती है जिसको पूखोलम कहा जाता है। देखो ये मैच द फॉलोइंग में ये वाले वर्ड्स आएंगे, पूखोलम, वल्लम कल्ली और वाई कोटू कली, पुलिकली। पुलिकली के बारे में भी 1-2 दिन पहले ही अपन ने डिस्कस किया, याद आ रहा है? कुमाती कल्ली। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो आप लोग को पता होनी चाहिए। ऐसी ऐसी जो है वो डायरेक्टली ये बनते हैं कि ये फलाना जो है वो आप मैच द फॉलोइंग में जो है वो आ जाते हैं या फिर चूज द करेक्ट पेयर में आ जाते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। जैसे कि पुलो पुकोलम, पुकोलम जो है वो रंगोली फ्रेश फ्लावर से बनाई जाती है। फूल पूल या ऐसा करके आप थोड़ा याद रख लेना इस प्रकार से कुछ। और वल्लम कल्ली की अगर बात करें तो वल्लम कल्ली काफी फेमस बोट रेस, आपको पता होगा इसके बारे में, तो पहले अपन पढ़ भी चुके हैं, काफी फेमस है ये वल्लम कल्ली। इसके अलावा पुली कली, कुछ दिनों पहले हमने बात कर दी, टाइगर डांस होता है। और काई कोटू कली ओनम डांस होता है ये। और कुमाटी कल्ली ये मास्क का डांस हम लोग को देखने को मिलता है। और भी काफी सारी ग्रुप एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर इस फेस्टिवल के दौरान हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये बस बेसिक एक आइडिया आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। बात हो रही है चन्ना पटना खिलौनों के बारे में। क्वेश्चन ये बनेगा, चन्ना पटना खिलौने किस जगह से एसोसिएटेड है, किस जगह के हैं? तो कर्नाटका आपको याद रखना है। कर्नाटका के चन्ना पटना खिलौना हम लोग को देखने को मिलता है क्योंकि चन्ना पटना बेसिकली एक शहर का नाम है, कर्नाटक के अंदर एक टाउन है ये
जो कि रामनगर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को देखने को मिलता है। वहां पर इन खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग होती है और लकड़ी के ये खिलौने हम लोग को देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो इस प्रकार से फोटो में ये खिलौने हैं, चन्नापटना खिलौने, और काफी फेमस है ये चन्नापटना खिलौने। इतने फेमस है कि इनको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। और इवन कर्नाटका का जो टॉय टाउन है वो चन्नापटना, यानी कि चन्नापटना शहर का नाम ऐसा हो गया है कि बोला जाता है कि कर्नाटका का ये टॉय टाउन है, ऐसा शहर जहां पर खिलौने बनते हैं। खिलौना शहर हम लोग को देखने को मिलता है, टॉय टाउन, जिसको गोम्बीगला ओरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टॉय टाउन है ये कर्नाटका का। बस ये बेसिक फैक्ट्स आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। न्यूज में ये टॉपिक इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर जो टॉयज मैन्युफैक्चर करते थे जो लोग, तो उनकी जॉब जो है वो अभी खतरे में है, उनको दूसरे ऑल्टरनेटिव जो है वो इनकम के लिए ढूंढने पड़ रहे हैं। सो ये वजह थी चन्नापटना खिलौनों की न्यूज में रहने की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सामने आया है कि याद आ रहा होगा आपको कि 2017 में जैसे कि अभी लद्दाख में इंडिया और चाइना की मिलिट्री अभी कुछ समय पहले आमने सामने हम लोग को देखने को मिली थी, स्टैंड ऑफ हुआ था, राइट। वैसे ही 2017 में डोकलाम के एरिया पे हम लोग को देखने को मिला था। अभी एक नई सैटेलाइट की इमेजेस के थ्रू ये चीज सामने आई है कि चाइना यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बना रहा है नाकुला में और डोकलाम में, जहां पर क्लैशेस हम लोग को 2017 में देखने को मिले थे। तो देखो आप ये यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, मिलिट्री बेस ही अपना क्रिएट कर रहा है, मिसाइल एयर डिफेंस साइट जो है वो अपनी क्रिएट कर रहा है, इस प्रकार की चीजें। और इस प्रकार की हरकत हमेशा से चाइना की हम लोग को देखने को मिलती ही आ रही है। और पिछले भी अगर आप लेक्चर्स में आपने अगर मुझे फॉलो किया होगा तो अपन ने चाइना को काफी डिटेल में उसकी केस स्टडी भी करी है, राइट। और जो अगर पहली बार ये आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं गाइस, तो जनवरी 2020 से लेकर पूरे लेक्चर जो है वो पुराने, भले ही 2x की स्पीड में देखो, 3x की स्पीड में देखो, बट देख देख डालो आप, क्योंकि इस साल जो है 2020 में काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी आई हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2021 में एग्जाम लिखने वाले हो तो आप पुराना पूरा 2x की स्पीड में देख लेना। और जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम जो है में अपीयर होने वाले हैं वो पुराने आपके पास ऑलरेडी अगर मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो पूरे के पूरे नोट्स आप प्रिपेयर करके रखिए। या फिर अगर आप पहली बार ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आपने जहां से भी पिछले साल के नोट्स वगैरह बनाए होंगे, जिस भी जगह से पढ़ के, तो वो आप अपने नोट्स जो है वो कंटिन्यूअसली बस अब रिवाइज करो, क्योंकि अब समय है रिवीजन करने का और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने का। क्योंकि अब एडमिट कार्ड भी आ ही चुका आप लोगों का, अगर नहीं पता है आप लोग को तो एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर लेना। कल के दिन एडमिट कार्ड जो है वो आ गया था, मेरे ख्याल से 12-1 बजे के आसपास आ गया था एडमिट कार्ड, तो आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, राइट। तो ये वाला एक न्यूज जो थी वो सिंपल सी हम लोग को देखने को मिली थी कि चाइना जो है वो इस प्रकार के अपने मिसाइल एयर डिफेंस साइट जो है वो इसने अपनी तैनात करी हुई यहाँ पर, इसी रीजन पर जहाँ पर क्लैश हम लोग को देखने को मिला था डोकलाम और नाकुला में। आने वाले समय में इससे रिलेटेड कोई अच्छा एडिटोरियल आता है या आर्टिकल आता है तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। बट अभी के लिए आपके सामने एक मैप एक्सरसाइज है। अपन ने पहले भी डोकलाम और नाकुला के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो इस मैप में आपको लोकेट करना है कहाँ पर डोकलाम है, कहाँ पर नाकुला है। ये मैप में आपको लोकेट करना है। लोकेट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, करेंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, ये टेलीग्राम का चैनल है, इस पर आप जाएंगे तो आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा। उस डिस्कशन ग्रुप पे अपनी फोटो जो है वो पोस्ट कर दीजिएगा। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो सिंपल अगर इंडिया का मैप बना लो तो कोई उससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। इससे आपकी मैप की प्रैक्टिस भी होगी मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में मैप वगैरह बनाएंगे तो काफी अच्छा भी इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है आंसर में। अब बात करेंगे नूर इनायत खान के बारे में। इस तरफ तस्वीर में आपको नूर इनायत खान जी दिखाई दे रही हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की एक सीक्रेट आर्मी थी, उस आर्मी में ये एक जासूस के तौर पर तैनात थी। ब्रिटेन की तरफ से वर्ल्ड वॉर सेकंड की ये जासूस थी, स्पाई एजेंट थी ये, और पहली इंडियन ओरिजिन महिला हम लोग को देखने को मिल रही है जिनको ब्लू प्लेग, मेमोरियल ब्लू प्लेग से सम्मानित किया गया है सेंट्रल लंदन के अंदर अभी रिसेंटली। तो इसलिए ये टॉपिक जो था वो न्यूज में था। एंड आप देख सकते हैं ये सेंट्रल प्लेग है, और ये इसमें लिखा क्या हुआ है अगर आप ये पढ़ लेंगे ध्यान से तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सेंट्रल प्लेग जो है वो किस किस पर्पस के लिए दिया जाता है। देखो गाइज, नूर इनायत खान ये नाम लिखा है, इनका बर्थ ईयर और इनकी डेथ ईयर लिखी है 1914 से लेकर 1944। SOE एजेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका कोड नेम लिखा हुआ है मेडलिन, और यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेड हेयर। स्टेड हेयर का मतलब यहाँ पर रुकी थी हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे कि आपको ये यहाँ पर ये फोटो जो दिखाई दे रही है, ये फोटो जो है वो किसी आपको बिल्डिंग की आपको नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसमें लिखा है स्टेड हेयर, मतलब नूर इनायत खान एक जगह पर रुकी होंगी। एक जगह अगर नूर इनायत खान से कनेक्टेड होंगी किसी तरीके से तो उस जगह के ऊपर ये जो है वो नीली पट्टिका लगा दी जाती है, ब्लू प्लेग जो है वो लगा दिया जाता है। एंड जिस जगह पर ये ब्लू प्लेग लगाया गया है, बताया जा रहा है कि वहां पर बहुत फेमस पर्सनालिटी रुका करती थी, जैसे कि महात्मा गांधी जी, राजा राम मोहन रॉय जी, BR अम्बेडकर साहब। इंडिया के ये कुछ पर्सनालिटीज यहाँ पर रुके थे जब ये लंदन गए थे तो, और उसी जगह पर है, वहीं पर ही नूर इनायत खान जी का ये ब्लू प्लेग जो है वो लगाया गया। और इंडिया की पहली महिला, इंडियन ओरिजिन पहली वुमेन
जिनको सम्मानित किया गया है ब्लू प्लेग से। तो ये वाली चीज आप लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए। ब्लू प्लेग की स्कीम के बारे में बात करें, इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी के द्वारा ये स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। इसमें जो नोटेबल पर्संस जो होते हैं, मतलब यानी कि जो जाने माने लोग जो होते हैं, जो लंदन के अंदर किसी बिल्डिंग से अगर कनेक्टेड होते हैं, तो उस बिल्डिंग के ऊपर ये पट्टी जो है, एक टैग जो है वो लगा दिया जाता है। जैसे कि कई बार होता है ना, आप कहीं पर टूर वगैरह करने गए होगे, आप जिस होटल में रुके होगे, उस होटल के ओनर ने या फिर वो वेटर्स वगैरह ने बोला होगा कि सर आप जिस होटल में रुके हो, इसके इस फलाना कमरे नंबर पर शाहरुख खान रुके थे या सलमान खान रुके थे, ऐसा सुना होगा आपने कई बार, राइट। तो ऐसी जो नोन पर्सनालिटीज होती हैं, उनके नाम पर कोई ना कोई जगह जो होती है, प्लेसेस जो होती है, वो फेमस हो जाती हैं। ऐसे ही लंदन के अंदर एक एरिया है जहां पर महात्मा गांधी जी और ये B.R. अम्बेडकर साहब ये रुके थे, तो वहीं पर ही ये भी रुकी थी नूर इनायत खान जी, उसी एरिया पर आसपास। तो वहीं पर ही जो है ये पट्टी जो है वो लगा दी है, या फिर एक टैग जो है वो लगा दिया गया है ब्लू प्लेग का। तो आपको समझ में आ गया ब्लू प्लेग क्या है, और नूर इनायत खान जी के बारे में एक बेसिक चीज हमने जानी। इसके अलावा ये बात भी जान लो आप, इन पर एक मूवी भी बन रही है, राधिका आप्टे नूर इनायत खान जी का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी, और हॉलीवुड की ये पिक्चर जो है वो आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में एक जनरल आइडिया जो है वो आप लोग को होना चाहिए। अब आगे की बात करें तो पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इस टॉपिक को हमने कई बार डिस्कस कर चुका है। अब आपको फटाक से वीडियो को पॉज करना है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखना है मेरे एक्सप्लेन करने से पहले, फटाफट आंसर लिख दीजिए। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये देबार कमीशन के तौर पर इनिशियली प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के तौर पर हम लोग को देखने को मिला था 1973 में। इसको क्रिएट किया गया था देबार कमीशन के तौर पर, ये शुरू हुआ था, और पहले ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम पर हम लोग को देखने को मिलता था। तो ये बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट में आज की डेट में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ये बिल्कुल सही है। बट सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मध्य प्रदेश में नहीं, ओडिशा में हम लोग को नजर आते हैं। कहां पे नजर आते हैं? ओडिशा में। तो अपना आंसर, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, और अपना आंसर कौन सा करेक्ट होगा? अपना आंसर सेकेंड, 2 ओनली करेक्ट होगा। अब क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनकरेक्ट। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, छोटी छोटी गलतियां जो होती है वो आंसर गलत करवा सकती हैं, राइट। तो यहां पर इनकरेक्ट लिखा है और आपको इसमें इनकरेक्ट चूज करना था, और दूसरा गलत है, पहला बिल्कुल सही है। तो इसलिए हम लोग जो है वो दूसरा चूज कर रहे हैं। और ये देबार कमीशन जो है वो भी आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे आ सकते हैं। देबार आयोग, देबार कमीशन, राइट, 1973 में ये लेकर आया था। उस समय जो आज की डेट में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम से जो हम लोग ट्राइब्स को जानते हैं, वो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती थी। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली 2। अब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में अभी कुछ दिनों पहले भी हमने चर्चा करी थी, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था ग्रेट अंडमानी ट्राइब्स के बारे में, और अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हम लोग को 5 देखने को मिलते हैं, उनको हम लोग ने डिस्कस किया था, याद आ रहा है कि नहीं? मैंने आपको उसमें बताया था कि जो ट्राइब्स जो होती हैं, यानी कि जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, उनमें भी जो सबसे पिछड़े होते हैं वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो ट्राइबल ग्रुप्स तो ऑलरेडी पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, बट उनमें भी और भी, यानी कि उन ट्राइबल ग्रुप्स में भी जो और काफी बैकवर्ड है, तो उनको जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में रखा जाता है। और सबसे ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर ओडिशा में है, टोटल 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, फिर आंध्र प्रदेश के अंदर 12 हम लोग को देखने को मिलते हैं। और प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से, ये जो देखिए ये है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, इससे नाम चेंज करके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप रखा गया था 2006 में सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के डेवलपमेंट को लेकर जो स्कीम्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा तैयार की जाती है, उसको लागू किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वेरियस स्कीम्स वगैरह सामने लेकर आती है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। इन स्कीम्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है एनुअल प्लान्स तैयार किए जाते हैं, कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट प्लान्स ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। हर साल जो है वो प्लान तैयार किए जाते हैं। कौन तैयार करती है प्लान्स? तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे प्लान जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए क्रिएट करती है। फिर इनके प्लान को देखा जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसके अंडर एक कमिटी होती है, प्रोजेक्ट अप्रेजल कमिटी। तो ये उस प्लान को देखती है, चेक करती है कि क्या इस प्लान के अंदर वाकई में बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो टारगेटेड अप्रोच है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जिन पर फोकस किया जा रहा है, राइट, तो क्या उनको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये चीज डिसाइड करने के बाद अब फिर फाइनली ये प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी है, ये प्लान को अप्रूव करती है, फिर ये प्लान जो है वो इंप्लीमेंट होता है, और फिर ये स्कीम्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलती हैं। और जितनी भी अगर कोई भी स्कीम, जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आई शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो अब ये मान के चलो जो स्कीम आ रही है उसके सबसे पहले
जो बेनिफिशियरी होंगे, यानी कि सबसे प्रायोरिटी में जिन लोगों को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा, वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का हम लोग को देखने को मिलेगा। चाहे वो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार हम लोग देखते हैं कि वेरियस ग्रांट्स वगैरह ऑफर कर देती है, राइट। चाहे वो ट्राइबल सब स्कीम्स के तहत हो, चाहे वो ग्रांट्स हो आर्टिकल 275 क्लॉज 1 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत, या फिर ग्रांट इन एड, कई बार वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए काम करती है, कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं, वो खुद से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो ट्राइबल ग्रुप्स के डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो उसका भी लाभ जो है वो सबसे पहले पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को मिलना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहां पर लिटरेसी लेवल काफी लो हम लोग को देखने को मिलता है, कम लिटरेसी लेवल होता है, तो वहां पर शेड्यूल ट्राइब की जो बच्चियां हैं उनको एजुकेशन का एक्सेस मिलना चाहिए, राइट। तो ये पूरी चीज जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को सेलेक्ट करने का? तो क्राइटेरिया ये है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखी जाती है कि वो आज भी जो है वो जंगलों में जानवरों को मार के या फिर फलों वगैरह को पेड़ से तोड़कर काट के खा रहे हैं और अपना जीवन बिता रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि प्री एग्रीकल्चर लेवल की उनके पास टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो एग्रीकल्चर जब हुआ नहीं था, यानी कि हम आप लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद जो है वो वेरियस टेक्नोलॉजीज आना शुरू हो गई। पहले जो लोग थे वो इसी प्रकार से तो अपना जीवन जीते थे, शिकार करके, या फिर जैसे कि पेड़ वगैरह हैं उनसे फल वगैरह तोड़ लिया, इस प्रकार से चलता था उनका जीवन, खाना पीना इस प्रकार से। तो वैसे अगर कोई ट्राइबल ग्रुप का इस प्रकार से जीवन है जो चल रहा है कि वो जंगलों में रहकर, जंगलों में जानवरों का शिकार करके अपना पेट भर रहे हैं, या फिर जंगल के जो फल वगैरह हैं उसको तोड़कर खाकर अपना पेट भर रहे हैं, तो ऐसा अगर कोई ट्राइबल ग्रुप अपना जीवन जी रही है तो वो इस कैटेगरी में आ सकती है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में। या फिर अगर उनकी पॉपुलेशन काफी कम है, काफी कम ये कम्युनिटी है, इसके अलावा उनकी लिटरेसी लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, तो भी कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा उनकी इकोनॉमी का अगर स्तर जो है वो अगर काफी लो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि इकोनॉमी सोर्स जो है वो उनके पास कोई नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है उनके पास कोई, अर्थव्यवस्था जो है वो उनकी अच्छी नहीं है अगर, राइट, तब उस कंडीशन में भी जो है वो इनको कंसिडर किया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक जनरल आइडिया, जनरल जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। उसकी बात करें गाइस तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पर बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए कुछ इस प्रकार की गाइडलाइंस जारी करी है जिससे कि उनको सोशल जस्टिस का एक्सेस मिल सके, जस्टिस सिस्टम का एक्सेस आसानी से मिल सके पूरे दुनिया भर में। तो ये है क्या, इसका पहले ओवरव्यू ले लो, फिर इस पूरे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो देखिए गाइस, जैसे कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ होता है तो सामने वाला किसके दरवाजे खटखटाता है? न्यायालय के दरवाजे खटखटाता है, राइट, जिससे कि उसको न्याय मिल सके। ये हम लोग बोलते हैं ना कि अगर किसी के साथ कोई भी क्राइम घटता है, कोई कुछ भी होता है किसी के साथ, मतलब उसके फंडामेंटल राइट्स को या फिर उसके जो जनरल जो राइट्स होते हैं उसकी जब हानि होती है तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है, राइट। तो ये सभी के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है। बट क्या होता है, जैसे कि जो लोग कोर्ट तक जा सकते हैं, आ सकते हैं बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की मदद के, तो वो चले जाते हैं, उनको जो है वो एक्सेस मिल जाता है जस्टिस सिस्टम का। बट कई केसेस में ऐसा पाया गया कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो होते हैं, जो दिव्यांगजन जो पर्सन हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो न्यायालय तक पहुंच ही नहीं पाते, वो बेसिकली अथॉरिटीज तक पहुंच ही नहीं पाते अपनी मतलब जो रिपोर्ट है उसको फाइल कराने के लिए। तो ये होता है एक्सेस, जस्टिस सिस्टम का एक्सेस उनको नहीं मिल पाता। द रीजन बीइंग इज वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, राइट। अगर उनको कहीं जाना है, उनको कहीं आना है, तो उसके लिए उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसी के कारण से उनको जो है वो न्याय नहीं मिल पाता। कि न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पा रहे। अब जो पहुंचेंगे नहीं तो फिर न्याय कैसे मिलेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए कई बार कई केसेस में ऐसा पाया गया कि दिव्यांगजन पर्सन जो है उनके साथ एक प्रकार का अन्याय ही एक प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि सिस्टम्स में ऑन पेपर तो काफी सारी फैसिलिटीज दिव्यांगजन पर्सन के लिए अवेलेबल हैं, बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो कई बार ऐसा पाया यह भी गया है कि कई सारी अथॉरिटीज दिव्यांगजन पर्सन के केसेस नहीं लेती हैं उनको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि दिव्यांगजन पर्सन अगर थाने गए केस रिपोर्ट कराने भी, अगर वो पहुंच भी गए, तो कई बार ऐसा पाया गया, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, बट हाँ काफी सारी अथॉरिटीज जो होती हैं वो ये सोचती हैं कि यार इनका ये केस जो है वो फाइल ना करें, क्योंकि अगर ये केस फाइल करेंगे तो अथॉरिटीज की फिर मजबूरी हो जाएगी उनको जो है वो कोर्ट तक पहुंचाना। जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हैं, एक प्रकार से काफी सारी अथॉरिटीज करती हैं। ऐसा मैं नहीं बोलता कि कोई मतलब सभी लोग जो है वो बेकार हैं, बट काफी सारी जगह हम लोग को ये भी देखने को मिला है कि उनको वापस भेज दिया जाता है बिना उनकी रिपोर्ट दर्ज कराए। उनको समझा बुझा दिया जाता है कि अरे यार क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर पालोगे, बार बार जो है वो आना जाना पड़ेगा, मैटर सुलझता है बाहर तो सुलझा लो, राइट। इस तरीके की भी चीजें रिकॉर्ड की गई, नोटिस की गई हैं।
और ये तो नहीं सिर्फ दिव्यांगजन, जैसे आपने कई बार देखा भी ये भी होगा कि पुलिस अथॉरिटी अक्सर कोशिश यही करती है कि जैसे कि अगर कोई क्राइम हुआ होता है इस प्रकार का, तो वो कोशिश करते हैं कि यार बाहर जो है वो आप लोग मैटर अपना सॉर्ट आउट कर लो, सुलझा लो, क्योंकि अगर एक बार केस फाइल हो जाता है, अगर उन्होंने अगर एफआईआर दर्ज कर ली, तो उनको अपनी एफआईआर की चार्जशीट जो है वो कोर्ट में पेश करनी पड़ती है, और फिर जो पुलिस अथॉरिटीज होती हैं उनको बार बार जो है वो कोर्ट पे जाना पड़ता है, राइट। ये जो है वो काफी सारी अथॉरिटीज नहीं चाहती हैं कि ऐसा जो है वो उनको करना पड़े, तो इसीलिए कई बार जो है वो अथॉरिटीज की तरफ से ही ये हम लोग को नेगेटिव चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। और ये मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं आपसे, ये एग्जैक्टली देखने को मिलता है हमारी कंट्री के अंदर भी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी। तो इन्हीं सब चीजों को नोटिस करते हुए यूनाइटेड नेशंस ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी करी हैं। एक 10 प्रिंसिपल का सेट हम लोग को इन गाइडलाइंस में देखने को मिल रहा है, प्लस इन गाइडलाइंस को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके भी कुछ सामने स्टेप्स जो है वो नजर आ रहे हैं। 10 प्रिंसिपल्स में कौन से प्रिंसिपल्स हैं, यानी ये टोटल 10 प्रिंसिपल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें क्या क्या बातें की गई है, तो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कही गई है कि सभी जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि उनको न्याय से वंचित होना पड़े, राइट, उनके डिसेबिलिटी के बेसिस के ऊपर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कहा गया कि उनको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी फैसिलिटीज जो है वो उनको मिलनी चाहिए और वेरियस सर्विसेज उनको प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कि वो आसानी से जो है वो कोर्ट तक पहुंच सके, जस्टिस सिस्टम तक रीच कर पाए और उनको फिर न्याय मिल सके, राइट। तो ये दूसरा प्रिंसिपल हम लोग को देखने को मिलता है। तीसरे प्रिंसिपल की बात करें, जैसे कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज भी हम लोग को देखने को मिलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ। तो यहां पर कहा गया कि उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड कराना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है वो अगर कहीं पर जाते हैं तो उनको वेरियस फैसिलिटीज को की आवश्यकता पड़ती है, राइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज की, चाहे वो वॉशरूम ही क्यों ना हो, तो वॉशरूम भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक अलग तरीके का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जिससे कि वो कंफर्टेबली वॉशरूम को यूज कर पाए। तो यहां पर यही चीज कही गई कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी को न्याय देना है तो आपको पूरा उनका अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, उनके अकोमोडेशन की व्यवस्था पूरी जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, राइट। तो ये तीसरा प्रिंसिपल यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्योंकि एक व्यक्ति जैसे कि नॉर्मल पर्सन की बात करो जिनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, वो खुद ही बार बार कोर्ट कचेरी के चक्कर लगा लगा के खुद ही परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात हो रही है जो कि ऑलरेडी अपनी डे टू डे लाइफ में वेरियस चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, है ना। तो वो अगर बार बार कोर्ट कचेरी के चक्कर लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वहां पर प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, उनके वॉशरूम की, उनके बैठने की प्रॉपर तरीके से, या वो वहां पर जो है वो पहुंच सकें, क्योंकि कई बार तो काफी सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग को डिसेबल फ्रेंडली नहीं देखने को मिलते हैं ना, तो इसके कारण भी उनको काफी सारा प्रॉब्लम्स जो है वो झेलनी पड़ती है, सामना करना पड़ता है काफी सारी प्रॉब्लम्स का। तो ये कहा गया कि पूरी चीज जो है वो आप इस प्रकार की अरेंज करो जिससे कि किसी भी तरीके की तकलीफ जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी को नहीं होनी चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी सेम उतनी ही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उतना ही लीगल नोटिस का एक्सेस होना चाहिए जितना कि दूसरों को मिलता है, राइट। और बिल्कुल टाइम पर जो है वो उनको हर चीज मिलनी चाहिए जैसे कि दूसरों को मिलती है। तो ये चीज यहाँ पर कही गई और इस चीज के लिए कहा गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं वो अरेंजमेंट करें जिससे कि न्याय से वंचित जो है वो ना होना पड़े पर्सन विद डिसेबिलिटी को। और पांचवें प्रिंसिपल के अंदर भी सेम वही चीज बताई गई कि गारंटी जो है वो दी जाए कि जितना भी नेसेसरी अकोमोडेशन जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाए जैसे कि दूसरों को जो प्रोवाइड किया जाता है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशन जो इंटरनेशनल लॉ में हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरी अरेंजमेंट जो है वो की जाए। प्रिंसिपल 6 के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि राइट टू फ्री और अफोर्डेबल लीगल असिस्टेंस, या तो उनको फ्री में लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए या फिर अफोर्डेबल रेट में लीगल असिस्टेंस जो है वो उनको देना चाहिए, तो ये चीज बताई गई। और 7th प्रिंसिपल में ये चीज कही गई कि दिव्यांगजन जो पर्सन है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है जस्टिस का, उसमें पार्टिसिपेट करने का भी इक्वल अधिकार होना चाहिए जितना कि दूसरों को होता है। 8वें प्रिंसिपल की बात करें तो इनके पास कंप्लेन करने यानी कि कंप्लेन दर्ज कराने का इनके पास अधिकार होना चाहिए, लीगल प्रोसीडिंग इनकी शुरू हो जाए उसका इनके पास अधिकार होना चाहिए, राइट। जैसे कि ह्यूमन राइट वॉलेशन होता है या किसी प्रकार का क्राइम होता है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था, वही यहाँ पर 7th और 8th पॉइंट पे आपको ये चीज दिखाई दे रही है कि वो हर तरीके से जो है वो उनको न्याय तक जो है वो पहुंच पाए, और इसकी अरेंजमेंट जो है वो सरकार को करनी होगी हर एक, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई। और इफेक्टिव तरीके से पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम भी होना चाहिए, यानी कि एक बार अगर कोई दिव्यांगजन पर्सन अपना केस फाइल करते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग की जाए कि उनको न्याय मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर वो समय पर जो है वो पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे कोर्ट में, वेरियस फैसिलिटीज उनको कोर्ट में अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, अथॉरिटी जो है वो उनको सही तरीके से ट्रीट कर रही है कि नहीं कर रही है, हर चीज जो है उसका एक रिकॉर्ड बनाना है। ये रिकॉर्ड बनाना है कि अगर एक पर्सन अगर मतलब उनका केस दर्ज होता है पीडब्ल्यूडी का, राइट, तो वो केस कहां तक बढ़ रहा है, क्या वो केस जो है वो अपने फाइनल चरम तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, जहां पर जज जो है वो अपना जजमेंट देते हैं
कि कौन सही है कौन गलत है, नहीं कि जब जब तक जज अपना फाइनल जजमेंट ना दे दें तब तक वो केस पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, कहीं बीच में ही तो ऐसा नहीं हो गया कि दिव्यांगजन पर्सन है उन्होंने केस ड्रॉप कर दिया, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि लोग बाग जो है वो इतने परेशान हो जाते हैं कोर्ट कचहरी से कि वो छोड़ते हैं यार छोड़ो यार ड्रॉप करो, क्योंकि वकीलों की का पैसा देना, वहां पे बार बार जाना, घंटों अपने टाइम जो है बर्बाद करना, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि यार छोड़ो यार ड्रॉप कर दो, और लोगों ने किया भी है और नॉर्मल लोग परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ तो बात हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज की कर रहे हैं, तो ये सब चीजों को इफेक्टिव तरीके से मॉनिटर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। कि उनको जो है वो एक्सेस मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, और वो मतलब किस डायरेक्शन में पूरी चीजें चल रही हैं, सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, फाइनल जजमेंट तक केस पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, राइट। ये सब चीजें। इसके अलावा प्रिंसिपल नंबर 10 में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि जस्टिस सिस्टम में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं जस्टिस सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनको प्रॉपर अवेयरनेस दी जाए, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाए वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, राइट, जिससे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सही तरीके से एड्रेस कर पाए। यानी कि जो भी इश्यूज चल रहा है कि उनको न्याय जो नहीं मिल पा रहा, जस्टिस सिस्टम तक उनको एक्सेस नहीं मिल पा रहा, तो वो पूरी चीजें जो है वो उनको मिल सके। वो तब मिलेगी जब अथॉरिटीज को पहले से ही प्रॉपर तरीके से इस डायरेक्शन में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली चीज भी जो है वो बताई गई है, राइट। तो ये था पूरे 10 प्रिंसिपल्स जो कि मेन फोकस कर रहे हैं कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन जो पर्सन है, उनको जस्टिस सिस्टम का रीच जो है वो आसानी से, एक्सेस जो है वो आसानी से मिल सके, राइट। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन किस प्रकार से डिफाइन करता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ये 2007 में अडॉप्ट किया गया था। इसी के तहत हम लोग को देखने को मिलता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को, और इसमें बेसिकली जो भी इंडिविजुअल जिनको लॉन्ग टर्म कोई फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इंपेयरमेंट्स है, यानी कि कोई भी इश्यूज उनको लॉन्ग टर्म के हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, जो कि उनकी डे टू डे लाइफ में बैरियर के तौर पर नजर आते हैं, यानी कि नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं कर पाते, सक्षम नहीं है एक्टिविटीज करने के लिए। अगर ऐसी कुछ चीजें होती हैं किसी इंडिविजुअल की बॉडी में, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो या किसी प्रकार की देखने को मिले, तो उनको फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार से हो सकता है, भेदभाव जो है वो किस प्रकार से हो सकता है डिसेबिलिटी के आधार पर, यानी कि किसी पर्सन को अगर डिसेबिलिटी है, यानी कि दिव्यांगजन अगर कोई पर्सन है, तो उसके साथ कैसे, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मतलब ये है कि अगर उनको वेरियस फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं, वेरियस फैसिलिटीज से उनको हटा दिया गया है या रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है उनके लिए वेरियस फैसिलिटीज, वो कुछ भी कोई भी हो सकती है। जैसे कि अगर जो नॉर्मल पर्सन को, जो दूसरे लोगों को जो वेरियस फैसिलिटीज मिल रही है नॉर्मल पर्सन को, वो अगर फैसिलिटी दिव्यांगजन को नहीं मिल पा रही है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में ही आ जाता है, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी जस्टिस सिस्टम की अपन ने बात करी, चर्चा करी पूरी, तो अगर जस्टिस सिस्टम का एक्सेस दिव्यांगजन को नहीं मिल पा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, ये उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया, राइट। तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जो है वो एक्सेस मिलना चाहिए हर तरीके का। जैसे कि अगर कोई दिव्यांगजन पर्सन है, उनके लिए वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल नहीं है शहर में, तो ये भी उनके लिए एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, राइट, क्योंकि वो सिटीजन है। जैसे कि जीने का हक सभी को है, सभी को हर प्रकार की फैसिलिटी अवेल करने का हक है, तो उनको भी है, दिव्यांगजन पर्सन को भी, राइट। तो यहाँ पर ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर बताई गई है कि अगर किसी भी प्रकार से दिव्यांगजन पर्सन को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, किसी सर्विस से उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, डिस्टिंग किया जा रहा है किसी भी तरीके से, राइट, चाहे वो सभी के सभी ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल फ्रीडम्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, सिविल या किसी भी फील्ड से उनको जो है वो वंचित किया जा रहा है, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में ही हम लोग को देखने को मिलता है। और हर प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन इसमें इंक्लूड हो सकता है, चाहे वो कि उनको रीजनेबल रेट पर अकोमोडेशन नहीं मिल रहा, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि दिव्यांगजन पर्सन को जो है वो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि उनके लिए लाइफ जो होती है वो काफी मुश्किल हो जाती है, और जैसे कि उनको प्रॉपर जॉब्स वगैरह नहीं मिल पाती है कई बार उनकी डिसेबिलिटी के कारण, राइट। तो इसलिए यहाँ पर वेरियस उनको फैसिलिटीज दी जाती है जिससे कि वो उनको आसानी से जॉब्स वगैरह भी मिल सके, वो इनकम जो है वो अपनी अर्न कर पाए, और दूसरों के साथ जो, जैसे कि जो नॉर्मल पर्सन जिस प्रकार से अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो कोशिश की जाती है कि वो भी वैसी ही लाइफ जो है वो एंजॉय कर सके। बट देखिए पॉसिबल तो है नहीं, भले ही कितनी भी फैसिलिटीज एक दिव्यांगजन पर्सन को दे दी जाए, बट कहीं ना कहीं आप लोग को पता है कि उनको वेरियस चैलेंजेस जो है वो अपनी लाइफ में फेस करने होते हैं, हर प्रकार के काफी सारे चैलेंजेस इंसान को अपनी लाइफ में, दिव्यांगजन पर्सन को अपनी लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड भी हम लोग को देखने को मिला, और यूनाइटेड नेशंस की जो भी टॉपिक आते हैं वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जल्दी फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है
उनके लिए हमारी कंट्री के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का नाम आपको बताना है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी की देखभाल करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है, राइट। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर मिनिस्ट्री का नाम लिखकर बताइए। एंड इसके अलावा कुछ स्टैटिस्टिक्स यूनाइटेड नेशंस ने मेंटेन की हुई हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर सभी मेल्स जितने भी हैं इंडिया में, उसका 2.4% मेल्स जो है वो डिसेबल्ड कैटेगरी में है, और जितनी भी फीमेल्स हैं इंडिया में उसकी 2% फीमेल जो है वो डिसेबल्ड कैटेगरीज में है। वहीं अगर यूनाइटेड स्टेट्स को देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मेल्स के अंदर 12.7% और फीमेल्स में 12.9% की डिसेबिलिटी का रेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। यूके में बहुत ज्यादा है, यूके में 22.7% फीमेल्स में और 18.7% मेल्स में डिसेबिलिटी जो है वो बताई जा रही है। और डिसेबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, तो साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, स्पीकिंग, मल्टीपल इम्पेयरमेंट, हियरिंग, सीइंग अमंग अदर्स, यानी कि देखने के जो इम्पेयरमेंट्स होते हैं, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट्स हो गए, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हो गए, तो ऐसी जो इम्पेयरमेंट्स हैं वो डिसेबिलिटीज में हम लोग को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। अब बात हो रही है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में। तो ये देखिए, इस टॉपिक को पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे एक्सप्लेन करने से पहले फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए गाइस, एनआरसी क्या एक फॉरेन सिटीजन की लिस्ट है? तो नहीं, ये लिस्ट जो है वो इंडियन सिटीजन की है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया अपना गलत, और पहला स्टेटमेंट गलत हुआ तो आपके पास आपका करेक्ट आंसर ऑलरेडी मिल चुका है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को देखनी है, बट देखने के बाद आपको पूरे स्टेटमेंट को फिर से पढ़ना भी है जरूर। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर मिल गया तो आप आगे बढ़ गए, कभी ऐसा मत करना। कभी कभी एक मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए पहले जब तक पूरा जो है वो A to Z ना पढ़ लो और पूरी अच्छे से कि करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा है, तब फिर आगे बढ़ना आंसर मार्क करके, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो प्रोसेस होती है ये किस लिए कंडक्ट की गई थी एनआरसी की प्रोसेस? तो ये इलीगल सिटीजन जो हमारे इंडिया में बैठे हुए हैं, यानी कि बिना किसी उनके पास कोई प्रॉपर सिटीजनशिप की आइडेंटिटी नहीं है और वो हमारे इंडिया के अंदर हैं, इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर घुसकर वो उनका निवास हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि निवास जो है वो उन्होंने बना लिया है, घर वगैरह बना लिया है, बट उनके पास कोई वैलिड सिटीजनशिप नहीं है इंडिया की। तो ऐसे जो सिटीजन हैं उनको आइडेंटिफाई करके वापस उनके देश जो है वो भेजना, ये ऑब्जेक्टिव के साथ एनआरसी हम लोग को देखने को मिली थी। और जिन भी लोगों का अगर नाम नहीं आता है इस लिस्ट के अंदर, एनआरसी की लिस्ट में, और उन लोग को एनआरसी की लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि लिस्ट के अंदर उन्हीं सिटीजन्स का नाम रखा जाता है जो इंडियन सिटीजन्स है, और बाकी जिनका नाम नहीं है उनको बाहर कर दिया जाता है। फिर उन प्रोसीजर होती है कि उनको जो है वो वापस अपने देश में डिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि पता लगाने के बाद कि वो किस देश से आए थे। बट कई बार ऐसा भी होता है कि काफी सारे लोग जो है आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि उनका नाम जो है वो इस लिस्ट से बाहर है, बट देन टू वो इंडियन सिटीजन है, बट वो अपने आप को अपनी आइडेंटिटी को प्रूफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह उनके पास नहीं है, या फिर प्रॉपर प्रूफ वो नहीं दे पा रहे हैं इंडियन सिटीजनशिप का, बट एक्चुअल में वो रियलिटी में वो इंडियन सिटीजन है। तो वो क्या करेंगे, तो वो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में लड़ेंगे एनआरसी के अगेंस्ट, यानी कि इनकी सुनवाई होगी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के अंदर, यानी कि एक कोर्ट है, एक कोर्ट अलग से स्टैब्लिश की गई है जहां पर सुनवाई होगी। यहाँ पर ये फैसला लिया जाएगा कि कौन इंडिविजुअल जो है वो इंडियन सिटीजन है और कौन फॉरेनर है, राइट। तो ये पूरे इसका केस जो है वो हम लोग को इस फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में देखने को मिलता है। तो एक व्यक्ति एनआरसी के अगेंस्ट जो है वो अपील कर सकते हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में। तो ये वाली चीज भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो C 2 और 3 हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ और बातें करें इसकी, तो देखो इंडियन सिटीजन्स की ये लिस्ट इसमें हम लोग को देखने को मिलती है। 1951 में इसको प्रिपेयर किया गया था। इसकी अपडेट वाली प्रोसेस जो है वो 2013 में शुरू हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत, राइट। आसाम के अंदर एनआरसी की प्रोसेस हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो इसमें इलीगल जो भी माइग्रेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो भी इलीगल तरीके से इंडिया के अंदर जो लोग आए थे, एंटर किया था, जिन लोगों ने, जो इंडियन जो सिटीजन जो इलीगल तरीके से रिसाइड कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो बांग्लादेश से आए थे और उनको वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करना, और बांग्लादेश ही नहीं दूसरी कंट्री से जो भी लोग आए हैं इंडिया के अंदर, तो उनको आइडेंटिफाई करके अपनी जो भी उनकी कंट्री थी वहां पर उनको वापस से भेजना। और एनआरसी का अपडेटेशन पहली बार जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत हम लोग को देखने को मिला था, राइट। और इसमें जो आसाम अकॉर्ड जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए, आसाम अकॉर्ड के जो एग्रीमेंट वगैरह जो हम लोग को देखने को मिले थे, तो उसकी गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखते हुए ये अपडेटेशन की प्रोसेस जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। और अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि करीब 3.30 करोड़ 3 करोड़ 30 लाख लोग की ये पूरा ये प्रोसेस हम लोग को देखने को मिला था एनआरसी का। और इस प्रोसेस में 19 लाख लोग जो है वो बाहर हो गए, यानी कि 19 लाख ऐसे लोग अथॉरिटीज को मिले हैं जिसमें अथॉरिटीज को शक है कि ये फॉरेनर हैं, यानी कि ये फॉरेन कंट्री से आए हैं, इलीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनके पास पाए गए, या फिर वो वैलिड अपनी आइडेंटिटी को प्रूव नहीं कर पाए। तो ये ऐसे 19 लाख लोग हैं।
तो ऐसे लोग जो है गाइस वो अपील करना चाह रहे हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में, बट प्रॉब्लम यह है कि उनको अभी तक रिजेक्शन स्लिप नहीं मिली है, क्योंकि अगर उनके पास रिजेक्शन स्लिप नहीं होगी तो ये अपील नहीं कर पाएंगे। और रिजेक्शन स्लिप इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण और बाढ़ के कारण, फ्लड के कारण जो है वो चीजें डिले हो गई हैं। तो ये देखो, रिजेक्शन स्लिप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिजेक्शन स्लिप क्या है। तो जो भी व्यक्ति जिनको एनआरसी की लिस्ट से बाहर कर दिया है उनके हाथ में एक पर्ची पकड़ा दी जाती है। इस पर्ची में मेंशन वजह लिखी रहती है कि किस वजह से उनको जो है वो बाहर किया गया है, और इस पर्ची के आधार पर, यानी कि इस डॉक्यूमेंट के आधार पर, इस रिजेक्शन स्लिप के आधार पर वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं, यानी कि केस जो है वो फाइल कर सकते हैं एनआरसी के अगेंस्ट। तो ये रिजेक्शन स्लिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट इनको रिजेक्शन स्लिप नहीं मिल पा रही है। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है जो कि डिसाइड करती है कि कौन इंसान जो है वो फॉरेनर है और कौन इंडियन सिटीजन है। ठीक है, फाइनल जो डिसीजन है वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और स्लिप के अंदर मैंने आपको बताया कि मेंशन रहता है कि जो भी इंसान है जिसको एनआरसी से बाहर किया है तो क्या वजह थी उसके बाहर होने की। मतलब इसमें अथॉरिटीज लिख देती हैं कि इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या फिर ये प्रूफ नहीं कर पा रहे कि इंडियन सिटीजन है या क्या है, राइट। तो उस स्लिप के आधार पर ही सामने वाला व्यक्ति जो है वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में अपना केस जो है वो दायर कर सकता है एनआरसी के अगेंस्ट। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को देखने को मिली। और जो भी राज्य जो होते हैं उनका जो एनआरसी का ऑफिस होता है, यानी कि असम का एनआरसी ऑफिस, तो ये रिजेक्शन स्लिप जो है वो इशू करने के लिए हम लोग को देखने को मिला है। तो ये एनआरसी नेशनल रजिस्टर सिटीजन से रिलेटेड पूरा ओवरऑल टॉपिक था। तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए एनआरसी से रिलेटेड। अब एनपीआर की बात हो रही है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इस टॉपिक को भी काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो फटाक से करो वीडियो को पॉज और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो मेरे एक्सप्लेन करने से पहले। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की यहां पर बात हो रही है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो क्या ये सभी यूजुअल रेसिडेंट जो है हमारे इंडिया के लिए, उनके लिए मैंडेटरी है इस प्रोसेस में अपने आप को रजिस्टर करवाना है, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अपना नाम लिखवाना, अपनी एंट्री करवाना? क्या ये हर हमारी कंट्री के सभी जो यूजुअल रेसिडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैंडेटरी है, ये जरूरी है, यानी कि ये करवाना, पंजीकरण करवाना, रजिस्टर करवाना, राइट? ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है क्या? तो हाँ है, सभी को करवाना जरूरी है, ये वॉलंटरी प्रोसेस नहीं है, ये मैंडेटरी प्रोसेस है। दूसरी बात, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी? क्या सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरी में? तो नहीं, आसाम को छोड़कर दूसरी जगह की जाएगी, क्योंकि आसाम में ऑलरेडी हमने बात कर ली कि नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन की प्रोसेस जो है वो हम लोग को ऑलरेडी आसाम के अंदर देखने को मिल गई है। यहाँ पर आइडेंटिफाई ऑलरेडी, यानी कि पूरा जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन जो है, ये पूरे सिटीजन को ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। तो इसलिए आसाम को एक्सक्लूड करके रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है वहां पर हम लोग को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की प्रोसेस जो है वो देखने को मिल रही है, राइट। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वन ओनली होगा, क्योंकि सेकंड जो है वो गलत हम लोग को स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। तो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसमें यूजुअल रेसिडेंट क्या होता है ये समझना आप लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि अभी स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि सभी यूजुअल रेसिडेंट इंडिया के ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अपने आप को जो है रजिस्टर करवाएं, इनका पंजीकरण करवाएं, राइट। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ये किसके लिए लिखी है? सभी यूजुअल रेसिडेंट। यूजुअल रेसिडेंट कौन होते हैं? अगर कोई व्यक्ति जो कि किसी लोकल एरिया में पिछले 6 महीने या उससे ज्यादा तक रह रहे हैं, जैसे कि ये एक जगह है, जैसे कि आप अपने घर में अगर पिछले 6 महीने से रह रहे हो इस एरिया में, लोकल एरिया में, तो ये मैंडेटरी है आपके लिए यहां पर रजिस्टर करवाना। या फिर वो व्यक्ति जो चाह रहे हैं उसी एरिया में अगले 6 महीने या उससे ज्यादा समय के लिए रुकना या रहना, तो वो यूजुअल रेसिडेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि यूजुअल रेसिडेंट की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये वाली चीज भी डायरेक्टली पूछी जा सकती है। और पहला फेज जो था इस सेंसस का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सेंसस का, तो ये इसका जो अपडेटेशन जो चल रहा है तो वो इस साल तक हो जाना चाहिए था, बट कोरोना वायरस के चलते ये डिले हो गया है। अब बताया जा रहा है कि अगले साल जो है ये हो पाएगा, बट फिर भी अभी कोई ये चीज पक्की नहीं है कि कब तक हो पाएगा, राइट। और ये एट प्रेजेंट जो है वो किस लेवल पर प्रिपेयर किया जाता है? विलेज लेवल, सब टाउन लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर, राइट। और सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2003, इसके तहत जो है, इसके अंडर जो है वो ये विलेज, सब टाउन, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर कंडक्ट की जाती है ये वाली प्रोसेस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की। एंड ये अपना पेपर 2 का लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रोरो की सर्विस क्या है? साउथ वेस्टर्न रेलवेज में हम लोग को रोरो की सर्विस देखने को मिल रही है। पहली बार रोरो की सर्विस जो है वो साउथ वेस्टर्न रेलवे में नेलमंगला जो बेंगलुरु के पास है और बेल जो सोलापुर के पास हम लोग को देखने को मिलती है। तो वहां पर ये सर्विस जो है वो शुरू हो गई। रोरो सर्विस क्या है? तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ ये देखो, आप ये फोटो को देखो और आपके सामने जो वीडियो चल रहा होगा इस पर ध्यान दो, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि
ट्रेन पर ये जो ट्रक्स जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देखो ट्रक्स में लोग भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रक खाली जा रहे हैं। यहाँ पे लोग आप देख सकते हो, बकायदा ड्राइवर यहाँ पर बैठे हुए हैं ट्रक के अंदर। तो क्या होता है गाइस कि यहाँ पर रेलवेज और रोडवेज दोनों की सहायता से सामान को पहुंचाया जाता है। यहाँ पर ट्रक्स को लाद दिया जाता है और जिस जगह तक रेलवेज की कनेक्टिविटी है उस जगह तक ये ट्रक्स पहुंच जाते हैं, और जिस जगह पर रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है उस एरिया पर ट्रक्स जो है वो उतार दिए जाते हैं, और वहां से रोडवेज पर ट्रक चल के उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर दोबारा से इनको रेलवे की कनेक्टिविटी मिल जाए। तो एक बेहतरीन तरीका जो जिसमें रेलवेज और रोडवेज दोनों का उपयोग किया जा रहा है सामानों को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में पहुंचाने के लिए। इससे फायदा ये होगा, सामान जो है वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। इससे बहुत सारे फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं कि सामान जो है वो जल्दी जल्दी पहुंचेगा कम समय में, राइट। इसमें जैसे कि रोड्स के ऊपर जो कंजेशन होता है, ट्रैफिक वगैरह जो होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पूरा ट्रैफिक जो है वो रेलवेज के थ्रू हम लोग को देखने को मिल रहा है, कैरी करके ले जाया जा रहा है। इसके अलावा फ्यूल बचेगा, क्योंकि एक ट्रेन के अंदर बहुत सारे आप ट्रक जो है वो एक साथ रखवा सकते हो, तो इससे फ्यूल जो है, पेट्रोल जो है वो बचेगा, राइट, डीजल बचेगा। और कार्बन फुटप्रिंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब जब फ्यूल ही नहीं चलेगा, जो यानी कि जो गाड़ियां चलेंगी नहीं, फ्यूल नहीं चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी हम लोग को कम देखने को मिलेगा, राइट। इसके अलावा जो ट्रक के जो क्रू होते हैं, यानी कि जो लोग ट्रक वगैरह चलाते हैं, उनको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, उनको लंबे डिस्टेंस तक जो है वो ड्राइविंग उनकी अवॉइड हो जाएगी, राइट। तो इसमें एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं उसका भी खतरा जो है वो काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा जो चेक पोस्ट होते हैं, टोल गेट्स वगैरह जो होते हैं, उस पर भी कोई भी हम लोग को हसल नहीं देखने को मिलेगी, झंझट वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। कई बार आपने देखा होगा कि लंबी लंबी लाइन जो है वो टोल वगैरह में लगी रहती है, राइट, और इसमें पैसा भी बहुत जाता है ट्रकों का। आपको पता होगा कि टोल के जो प्राइसेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू, क्योंकि अगर आप, नॉर्मल सी बात है यार, अगर आप अपनी गाड़ी से अगर जाओगे, जैसे मान के चलते हैं कि 400 किलोमीटर अगर आपको अपनी गाड़ी से जाना है, और वही 400 किलोमीटर अगर आपको ट्रेन से जाना है, अभी तो आप इंडिविजुअल सेंस में आप समझो, राइट, तो आपको पता है कि बहुत खर्चा लगता है ना। अगर आप रोडवेज से जाओगे तो खर्चा लगता है, कि खुद का पेट्रोल डालना आपको, और पेट्रोल महंगा ऑलरेडी है ही, राइट, ऊपर से टोल टैक्स वगैरह आते हैं। मैं जब अभी रिसेंट पास्ट में अपने यानी कि भोपाल से शिरडी गया था, तो मेरे ख्याल से टोल में मैंने 1500 से 2000 रुपए दिए थे, राइट, वन साइड। इतने महंगे टोल हो जाते हैं, कभी कभी टोल जो होता है वो 300-300 रुपए, 200-200 रुपए जो है वो देना पड़ता है, राइट, अगर आप अच्छे रोड से होकर गुजर रहे हो तो, राइट, नेशनल हाईवे वगैरह का, बाईपास का अगर आप उपयोग कर रहे हो तो ये चीज जो है वो अक्सर जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि रोडवेज और रेलवेज का इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट, राइट, एग्जिस्टिंग ट्रैक में, यानी कि जो ट्रैक जहां पर रेलवेज अवेलेबल है, यानी कि ट्रैक्स वगैरह रेलवेज के अवेलेबल है, वहां पर जो है वो ले जाया जा सकता है ये पूरी चीज, और एक अच्छी कनेक्टिविटी जो है वो हम लोग को देखने को मिल सकती है रेलवेज और रोडवेज के बीच में, राइट, कि रेलवेज की सहायता से मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कवर किया जाएगा, और जहां पर रेलवे के ट्रैक्स अवेलेबल नहीं है वहां पर ट्रकों को उतारकर ट्रक जो है वो जाएंगे और उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां पर दोबारा से उनको रेलवेज के ट्रैक मिल जाए। तो इससे क्या होगा, सामान जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर पहुंच जाएगा। सप्लाई जो है वो बिना किसी देरी किए एसेंशियल कमोडिटीज का, तो ये इंश्योर किया जा सकेगा कि एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो जल्द से जल्द जो है वो टारगेटेड लोकेशन पर पहुंच जाए। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। रोरो ट्रेन सर्विस जो है वो पहली बार इंडियन रेलवेज ने, कोंकण रेलवे जो 1999 का हम लोग को देखने को मिला था, उस समय से कोंकण रेलवेज में इंट्रोड्यूस की गई थी, और वह आज की डेट तक हम लोग को नजर आ रही है। और अभी जो आपने वीडियो देखा, ये कोंकण रेलवेज का ही हम लोग को देखने को मिला था। तो ये है पूरी रोरो सर्विस। रोरो सर्विस आती है तो आपको ये वाली चीज जो है वो पता होनी चाहिए। और अभी एट प्रेजेंट इंडिया रेलवेज के अंदर ये जो सर्विस अभी हमने देखी ना, नेलमंगला जो बेंगलुरु के पास है, और बेल तक ये रोरो सर्विस जो बताई जा रही है, तो ये इकलौती ऐसी प्राइवेटली ऑपरेटेड, यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है वो इस सर्विस को जो है वो कंडक्ट कर रही है इंडियन रेलवेज पर, रोरो ट्रेन सर्विस को। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिली। और रोरो का फुल फॉर्म क्या है? रोल ऑन एंड रोल ऑफ। तो ये इसका फुल फॉर्म है। और कंसेप्ट क्या है कि रोड व्हीकल्स जो होते हैं उनको लोड करके, यानी कि आप देख सकते हैं ट्रक वगैरह जो है वो लोड करके यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। ट्रक को लोड कर दिया गया, सामान लाद दिया गया है ट्रकों में, और वेरियस कमोडिटीज जो है वो उसमें लाद दी गई है, गुड्स वगैरह लाद दिया गया है, और उसको जो है वो रेलवेज के ऊपर रख दिया गया है, यानी कि ट्रेन के ऊपर जो है आप ये फ्लाइट वैगन के ऊपर उसको रख दिया गया है, राइट। जिससे कि जैसे ही रेलवे ट्रैक्स जो है वो अब आगे के नहीं बचते हैं, यानी कि रेलवे ट्रैक की कनेक्टिविटी आगे नहीं होती है, तो वैसे ही इनको उतारकर रोडवेज पे जो है वो भेज दिया जाता है। तो रोड और रेल ट्रांसपोर्ट का एक कॉम्बिनेशन फीचर के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलती है। काफी शानदार चीज है ये रोरो सर्विस, इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। पेपर 3 से रिलेटेड आज एक ही टॉपिक था। अब हम लोग कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, स्पेशली स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आर्मगेडन की बात हो रही है यहाँ पर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा, आर्मगेडन जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो आपको सिर्फ चेस पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, इससे ज्यादा और डिटेल में नहीं पूछे जाएगा। बट फिर भी थोड़ी बहुत चीजें हम लोग जान लेते हैं एक जनरल नॉलेज के लिए आपके, कि आर्मगेडन जो है वो क्या होता है।
तो आर्मगेडन जो है गाइज ये बेसिकली जैसे कि क्रिकेट के अंदर सुपर ओवर होता है या फिर हॉकी या फुटबॉल में हम लोग को पेनाल्टी शूट आउट देखने को मिलता है, तो वैसे ही आर्मगेडन जो होता है वो चेस में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे चेस में दो गोटियां आपको नजर आती हैं, ब्लैक और व्हाइट, दो अलग अलग कलर्स की, राइट, यानी कि हम लोग को देखने को मिलती है गेम के अंदर। तो व्हाइट कलर जो होता है उसके पास थिंकिंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्लैक। व्हाइट के पास जो है वो 5 से 6 मिनट थिंकिंग टाइम होता है और वहीं ब्लैक के पास 4 से 5 मिनट थिंकिंग टाइम होता है। अब ये थिंकिंग टाइम क्या है, तो आपने गाइस जब नॉर्मली जब अपने दोस्तों के साथ चेस खेला होगा तो आप जो है वो कोई ऐसा टाइम लिमिट सेट करके चेस नहीं खेलते होगे, क्योंकि जनरली तो मैं तो नहीं खेलता ऐसा कुछ टाइम लिमिट सेट करके, क्योंकि और बाकी जो ओलंपियाड्स वगैरह जो होते हैं, ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, बट हाँ देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मे भी शायद आप खेलते होगे एक अच्छे लेवल पर चेस। बाकी नॉर्मली तो मैं जब खेलता हूँ तो ऐसा कोई टाइमर वैमर अपने पास होता ही नहीं है, अपन तो सीधे बस चल रहे हैं, सामने वाले को बोलते हैं कि भाई जल्दी चले यार, अगर वो चलता नहीं हो तो। बट ओलंपिक्स वगैरह जो होते हैं, ओलंपियाड्स वगैरह जो होते हैं, वहां पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, एक आपने देखा होगा छोटी सी एक घड़ी टाइप की आपको यहाँ पर नजर आती होगी, एक टाइमर वॉच आपको दिखाई देती होगी। इस टाइमर वॉच में एक्चुअली में ये होता है कि जैसे ही ये वॉच जो है वो अपना, यानी कि इसमें टाइम सेट रहता है और वॉच जो है वो जैसे ही काम करना शुरू करती है, चलना शुरू कर देती है, यानी कि इसमें टाइमर जो है वो बाकायदा लिखा रहता है कि दोनों प्लेयर्स के जो है वो टाइम्स यहाँ पर रहते हैं। और ये जो टाइमर जो होता है वो इस प्रकार का होता है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने मूव लिया, जैसे ही मैंने मूव लिया वैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो सामने वाले का ये जो है वो नीचे हो जाएगी ये वाली, और इस तरफ वाला जो है वो ऊपर हो जाएगा, यानी कि ये जो लीवर जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। अब जैसे ही ये ऊपर हुआ तो इसका टाइम जो है वो सामने वाले का शुरू हो गया, राइट। तो जैसे ही इसका टाइम शुरू होता है ये फटाक से अपना सोच के अपनी मूव लेते हैं, यानी कि मूव करते हैं, अपने गोटी को आगे बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद ये दबा देंगे तो इनका टाइमर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कुछ जो है वो इसमें हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है, क्योंकि जो ओलंपियाड्स वगैरह जो होते हैं उसमें टाइमिंग बहुत का एक बड़ा रोल होता है। और ये जो आर्मगेडन जो है इसमें टाइमिंग का कैसा रहता है कि ब्लैक जो होती है उसके पास कम टाइम होता है सोचने का और व्हाइट के पास ज्यादा होता है। बट इसमें एक चीज ये है कि अगर बाय चांस ड्रॉ हो गया मैच तो उसमें जीत किसकी होगी, ब्लैक की होगी, क्योंकि ब्लैक के पास सोचने का टाइम कम था और उसने कम टाइम में मैच को ड्रॉ करवा दिया, तो ब्लैक जो है वो जीत, मतलब ब्लैक के पास जो है वो जीत आ जाएगी, यानी कि विनर जो होगा उस गेम का वो अल्टीमेटली ब्लैक हम लोग को देखने को मिलेगा। बट ये बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में सिर्फ जनरल नॉलेज होना चाहिए। मेनली ज्यादा से ज्यादा आपसे यही चीज पूछी जाएगी कि आर्मगेडन किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो चेस जो है वो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात ये वाली, ठीक है। अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं गाइस कोनेरू हम्पी आपको ये दिखाई दे रही है। तो अभी इंडिया का ऑनलाइन चेस गेम हुआ था और पहली बार ये ऑनलाइन चेस ओलंपियाड हम लोग को देखने को मिला था, फीडे का, FIDE फीडे चेस ओलंपियाड ऑनलाइन हुआ था पहली बार, और इंडिया और रशिया फाइनल पर थी और 30 अगस्त को ये मैच हुआ था। मैच में इंडिया के पास इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम आ गई, तो जिसके चलते लैग हुआ और लैग के कारण जो है वो रशिया जीत गया। और फिर इंडिया ने फीडे को जो है वो कंप्लेन करी, ये इशू बताया, और फीडे ने फिर इंडिया रशिया दोनों को ही गोल्ड दे दिया, बोला कि दोनों ही विजेता हो, चलो जीत जाओ, राइट। तो ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी और पहली बार ये ऑनलाइन चेस ओलंपियाड हम लोग को कोरोना वायरस के चलते देखने को मिला था, पहली बार ऑनलाइन हुआ है, राइट। तो ये वाली चीज भी इसलिए आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, और पूरी चीज की कौन जीता कौन विनर है। अगर विनर पूछ रहा है, क्योंकि कई बार स्टेट सिविल सर्विस में ऐसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और आपने देखा होगा अक्सर स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस का एक कॉलम स्टेट सिविल सर्विस में होता है, बट यूपीएससी नहीं पूछती है, बट हाँ कुछ कुछ चीजें कई बार यूपीएससी पूछ लेती है, बाई चांस ये पूछ ले कि आर्मगेडन अभी न्यूज में था किससे रिलेटेड है, चेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें कभी कभी आ जाती हैं यूपीएससी में, बट अभी ऑनलाइन ये गेम हुआ तो मे भी शायद पूछ लिया है, तो इसलिए आप यूपीएससी परस्पेक्टिव से भी इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। बट सिंपल एक बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, एक जनरल अवेयरनेस के तौर पर इसके बारे में एक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। इंडिया और रशिया के बीच में मैच हुआ था, इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण जो है वो लैग हुआ, और लैग के कारण जो है वो इंडिया के पास सिल्वर आ जाता, क्योंकि सेकंड पे इंडिया थी, सिल्वर तो पक्का ही था इंडिया का। बट इंडिया ने कंप्लेन करी, फीडे को बताया कि यार ये हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत आ गई। फीडे ने पूरी चीज को चेक किया और फीडे ने बोला इंडिया और रशिया दोनों को ही गोल्ड मेडल दिया जाएगा, राइट। आगे की चर्चा करेंगे। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अभी रिसेंटली 74 इंडियंस को नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड देने की घोषणा करी है, 74 इंडियंस को, और ये हर साल जो है वो दिया जाता है। जो भी इंडियंस स्पोर्ट्स की फील्ड में एक्सीलेंस हासिल करते हैं तो उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। अवार्ड के नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो जो भी स्पोर्ट्स में अपना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं लगातार 4 सालों के पीरियड के लिए, तो उनको ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और अर्जुन अवार्ड की बात करें तो कंसिस्टेंटली जिनकी 4 सालों तक लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो ये कोचेस को मिलता है ये वाला अवार्ड। और जैसे कि किसी भी प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में अगर कोई इंडिया की टीम जीतती है, यानी कि हम लोग जो है वो एक रिकॉर्ड जो है वो हासिल करते हैं,
तो उस रिकॉर्ड को देखते हुए उस टीम के कोच को जो है वो द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड की बात करें तो ये लाइफ टाइम स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को लेकर जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ध्यानचंद अवार्ड से। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात करें, क्योंकि देखो ये अवार्ड्स वाली जो चीज है ना, ये अक्सर आती है और यूपीएससी भी पूछ चुकी है पहले प्रीवियस ईयर्स में, तो ये अवार्ड वाली चीज तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट, और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो डिटेल दे रहा हूँ, उस पर ज्यादा आप लोग को ध्यान में रखना है मेनली। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, प्रोत्साहन से ही समझ में आ रहा है कि खेल जो है उसको प्रमोट करो, स्पोर्ट्स को प्रमोट करो। तो जो भी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर की हो, या फिर जो भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए और स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन काम करते हैं, तो उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटीज के लिए ये ट्रॉफी दी जाती है, जो भी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो जिसमें जो भी टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी होती है, ओवरऑल जिसने टॉप परफॉर्मेंस दी होती है, तो उसको ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करते हुए इस अवार्ड को उनको दिया जाता है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो आप लोग को पता होनी चाहिए, कुछ अवार्ड्स के नाम है जिसकी एक जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक। कुछ होमवर्क्स मैं आपको दूंगा, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूंगा इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मात्र मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ में आपको एक मंथली पैकेज मिल जाएगा, जहां पर आपको पूरे करंट अफेयर्स के हर एक मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप ये जो डेली लेक्चर्स देख रहे हैं, इस डेली लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको डेली मिलेगी। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पीडीएफ मिलती है डेली रिवीजन के लिए। ये पूरी प्रोसेस है, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, इसलिए ये इसी पैटर्न में जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। अब पीडीएफ हासिल होने का फायदा क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और पूरी चीज बताऊंगा कि क्या क्या आपको इस मंथली पैकेज में मिलेगा। फायदा ये है कि आपको डेली बेसिस पर हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आवश्यकता नहीं होगी हैंड रिटन नोट्स बनाने की, क्योंकि डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा आता रहता है, और अगर आप डेली हैंड रिटन नोट्स बनाते चलोगे तो आप अपना मैक्सिमम टाइम जो है, मान के चलो 80 से 90%, कई कभार तो लोग का पूरा दिन लग जाता है करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने में, तो वो आपका जो है वो टाइम बर्बाद नहीं होगा, आपके पास रेडीमेड मटेरियल जो है वो आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो इसकी पीडीएफ जो है गाइस आपको मिलेगी, और डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी, जिससे कि आप सुबह सिर्फ लेक्चर को देखें और रात में सोने से पहले लेक्चर को रिवाइज कर लें, तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरी पीडीएफ के थ्रू। इसके अलावा आपको मिलती है हफ्ते में एक सिंगल पीडीएफ, ये यानी कि आपको हर एक दिन की पीडीएफ को जो है वो हफ्ते भर में आपको ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती, संडे के दिन आपको दे दी जाती है एक पीडीएफ। पीडीएफ संडे के दिन देने का मकसद ये होता है कि आप संडे के दिन पिछले हफ्ते जितने भी अपन ने करंट अफेयर्स कवर किए हैं उसको आप रिवाइज कर लो, तो ये आपका दूसरा रिवीजन हो गया, वीकली रिवीजन। और सेम ऐसे ही आपको मंथ के एंड में दी जाती है एक सिंगल पीडीएफ पूरे मंथ की, जिससे कि आप मंथली रिवीजन कर लो, तो ये क्या हो गया, आपका तीसरा रिवीजन हो गया, और आपको इसी पैटर्न पे पढ़ना है, और इस पैटर्न पे करोगे तभी जो है वो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मेरी बात याद रखना। क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिवीजन नहीं कर पाते, बाकी कंटिन्यू उनकी पूरी चीज तो चलती रहती है, बट यहाँ पर आपको रिवीजन करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, ये सब चीजें समय समय पर दे के, तो ये रिवीजन करने की भी आपके लिए प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर इस मोड में करवाई जाती है, राइट। तो इसलिए मैं इसको मंथली पूरा पैकेज जो है वो बोलता हूँ कि आप लोगों का है कि पूरे मंथ का बेहतरीन तरीके से आपका करंट अफेयर्स हो जाए। और इतना ही नहीं, संडे वाले दिन हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में न्यूज को कवर करते हैं, तो उसकी पीडीएफ भी आपको दी जाती है। प्लस जैसे ही मंथ खत्म होता है उसके 3-4 दिन में आपको 100 पेजेस से भी कम में एक प्रिंट फ्रेंडली मंथली मैगजीन दे दी जाती है, जिसको आप प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने पास जो है ऑफलाइन कॉपी रखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटी यहाँ पर है कि आप प्रिंट करा लीजिए, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगी, अलग अलग में, यानी कि एक इंग्लिश की होगी एक हिंदी की होगी, सभी को दोनों मिलेगी, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो या हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, ये पूरी चीज जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों फॉर्मेट्स में आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। और प्राइस क्या है, मिनिमम 100 रुपीज, मिनिमम यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बट अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मेरी मेहनत को देखकर चैनल के लिए जो भी आपको ठीक लगे वो आप कंट्रीब्यूशन जो है वो अपना दे सकते हैं, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन से ही गाइस इसी प्रकार से ये चैनल जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, और इसी प्रकार से मैं सर्विसेज जो है वो आपको कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कराता रहूंगा। एंड चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा, इससे लेक्चर्स की हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। सेम नाम से टेलीग्राम का चैनल भी है, रिकमेंडेड है कि इसको आप ज्वाइन कर लें, और कमलाक्ष झा मेरा फेसबुक की ये प्रोफाइल है मेरे नाम से, इसको आप मुझे सर्च करके फॉलो आप चाहे तो कर सकते हैं, राइट। और लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जो है वो जरूर कर दीजिएगा। होमवर्क की चर्चा करें, आसाम अकॉर्ड इसको आपको पढ़ना है,
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये दो टॉपिक्स आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।